तो आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ उस टॉपिक का नाम है क्या है? प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, है ना। प्राचीन भारत के ऊपर किस लोगों ने आक्रमण किया था, सबसे पहले किसने किया था, हम इन चीज़ों के क्रमबद्ध श्रृंखला पर बात करेंगे। आई बात समझ में? मतलब आज हमें किसके बारे में बात करना है कि सर्वप्रथम सबसे पहले प्राचीन भारत पर किन विदेशी लोगों ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो इसमें जब हमने इसको गहन अध्ययन किया और इस क्रम में हमने बिंदुवार समीक्षा की तो हमें पता चला कि सबसे पहले विदेशी आक्रमण करने वालों में सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है तो वो आता है ईरान का और दूसरा आता है आपका यूनान का, है ना। किसका नाम आता है? सबसे पहले आता है ईरानी आक्रमण और दूसरा आता है यूनानी आक्रमण, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर इंडिया के मैप में, है ना, कि जब पूरे उस समय के प्राचीन भारत में जब यहाँ पर मतलब जो मगध राज्य था, जब मगध राज्य का मगध उस समय मतलब इस समय के अकॉर्डिंग मगध जो था वो क्या था? बिहार का एरिया था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब मगध अपने विकास कार्यों के लिए पूरी तरह से एकदम चरमोत्कर्ष पर था, पूरी उत्कर्ष फैल रहा था, मतलब मगध अपने विस्तार कर रहा था अपने एरिया का, है ना। उस समय क्या हुआ कि उसके आसपास के जितने भी था इधर का एरिया पूरी तरह से प्रोटेक्ट था। कहने का मतलब ये है कि इस साइड से कोई भी अटैक नहीं कर सकता था और इस साइड से अटैक करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यह पूरी तरह से भारत का जलीय भाग है, ठीक है ना। पूरी तरह से क्या है? ये भारत का जलीय भाग है। इसके साथ ही ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, ये अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और यहाँ के कोई मजबूत शासक भी नहीं था। मतलब अगर हम बात करें तो भारत का पश्चिम और उत्तर वाला हिस्सा यानी पश्चिम उत्तर हिस्सा जो था वह पूरी तरह से छोटे छोटे शासकों के अधीन था और वहां पर हमेशा कोई ना कोई संघर्ष होता रहता था, जिसके कारण वो एरिया पूरा भारत का कमजोर पड़ने लगा, है ना। जब बहुत सारे विदेशी आक्रमणकारियों की निगाहें इस तरफ पड़ी तो उसमें सबसे पहले कौन था? उसमें सबसे पहले था ईरान, है ना। ईरान के लोगों ने, ईरान का जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने इस एरिया को भांप लिया और सोचा कि भारत पर आक्रमण करने के लिए यही रास्ता सबसे अच्छा है। तब क्या हुआ, है ना, किसने किया? मतलब कि भारत का ये वाला इलाका उस समय बहुत ही ज्यादा कमजोर था। यहाँ पर जितने राजा थे ना वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते थे। इस कारण क्या हुआ, यहाँ पर एक मजबूत शासक कोई बन के नहीं उभर पाया जो कि विदेशी आक्रमण से उस एरिया को सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मगध अपने चरमोत्कर्ष पर था, अपने सारे विकास कार्यों को तेजी से फैला रहा था और विकास कार्यों के साथ साथ अपने एरिया का विस्तार भी कर रहा था, अपने राज्य का विस्तार भी कर रहा था और इस साइड से कोई आक्रमण हो नहीं सकता था। यहाँ पूरी तरह से हिमालय पर्वत है, क्या है? हिमालय पर्वत, तो यहाँ से कोई पार करके आ नहीं सकता है आक्रमण करने के लिए। ये पूरा एरिया जलीय मार्ग था, ठीक है ना, अभी भी है। और इधर यही वाला एरिया बस बच गया था जो कि अराजकता के कारण कमजोर पड़ चुका था। इस कारण जो विदेशी आक्रमणकारी थे, है ना, इस कारण जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनको यहाँ पर आक्रमण करने का मौका मिल गया। क्या मिल गया? मौका मिल गया। और सबसे पहला मौका किसको मिला? इन ईरानियों को मिल गया। तो सबसे पहला मौका किनको मिला? ईरानियों को मिल गया। ईरान को अगर हम ध्यान से देखें तो ईरान के तरफ से सबसे पहले अगर किसी ने आक्रमण किया तो उस आक्रमण को करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? किसने किया था? हखमनी वंश ने। किसने किया था? हखमनी वंश ने किया था। किसने किया था? हखमनी वंश ने किया था, है ना। ईरान पर आक्रमण किसने किया था? हखमनी वंश ने किया था, ठीक है ना। किसने किया था? आप ध्यान से देखेंगे तो ईरान पर एक वहां पर वंश था, यानी कि वहां पर एक वंश का नाम क्या था? हखमनी वंश। उसने भारत के पश्चिम उत्तर एरिया से पश्चिम उत्तर एरिया से भारत पर आक्रमण कर दिया। आप देखेंगे तो ईरान का इलाका ये है ना। तो यहाँ से जब वो लोग आए तो भारत का ये पश्चिम उत्तर वाला एरिया सबसे कमजोर दिखाई दिया और यहाँ पर उन्होंने हखमनी वंश के लोगों ने यहाँ पर भारत पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। भारत पर अगर हम बात करें तो भारत पर
सबसे पहले जो आक्रमण किया, सबसे पहला जो आक्रमण हुआ वो किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था। किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था। किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था, है ना। भारत पर सबसे पहला आक्रमण जो किया था वो साइरस द्वितीय ने किया था। और कब किया था? 558 बीसी से 529 बीसी तक। नहीं, मतलब मैं आपको बता दूं कि भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया था वो किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था। किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था। समझ में आया? भारत पर सबसे पहला अगर आक्रमण किया तो किसने किया था? साइरस द्वितीय ने किया था 559 बीसी। समझ में आया? लेकिन ये वाला जो इसका अटैक था ना वो कैसा था? असफल था। ये वाला जो इसका अटैक हुआ ना वो पूरी तरह से क्या हो गया? असफल हो गया। यानी कि जब पश्चिम उत्तर वाले भाग में घुसा भारत के तो यहां पर ये उसका अटैक असफल हो गया और उसको बिना किसी चीज के वापस दोबारा उसको अपने ईरान लौटना पड़ गया था। ठीक है ना। दूसरी बात अगर हम बात करें तो भारत पर जो दूसरी बार अटैक हुआ वो किसने किया था? डेरियस प्रथम ने। किसने किया था? डेरियस प्रथम ने किया था। भारत पर दूसरी बार अटैक किसने किया था? डेरियस प्रथम ने अटैक किया था। किसने किया था? डेरियस प्रथम ने अटैक किया था। डेरियस प्रथम ने अटैक किया था। समझ में आया ना? 516 बीसी। ठीक है। और वो सफल भी हो गया था। और उसने क्या किया? सफल भी हो गया था। अब आप समझिए, यहां पर ईरान के हखमनी वंश ने सबसे पहले आक्रमण किया। उसमें सबसे पहले कौन था? साइरस द्वितीय ने। लेकिन कैसा हुआ? वो असफल हो गया। दूसरा कौन आया? डेरियस प्रथम। इस डेरियस प्रथम को और क्या कहा जाता है? इस डेरियस प्रथम को और इतिहास में दारा प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारा प्रथम भी कहा जाता है। समझ में आया? इस डेरियस प्रथम को इतिहास में दारा प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन ये जो डेरियस प्रथम था ना, इसने जो आक्रमण किया ना, उस आक्रमण में ये क्या हो गया? सफल हो गया। क्या हो गया? ये सफल हो गया। मतलब उसको आक्रमण करने पर क्या मिल गई? सफलता मिल गई। और इसने भारत के पश्चिम उत्तर एरिया पर कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? भारत के पश्चिम उत्तर एरिया पर कब्जा कर लिया। मैं बोलूंगा कि भारत का जो पश्चिम उत्तर वाला एरिया था उसने कब्जा कर लिया। उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये वाला इलाके पर उसने क्या कर दिया? ये जो इलाका है ना, इस इलाके पर क्या कर दिया? इस ईरानियों ने, मतलब इस डेरियस प्रथम ने उस पर क्या कर दिया? कब्जा कर लिया, है ना। और ईरान में इससे पहले ईरान में कितने प्रांत हुआ करते थे? तो ईरान में 19 प्रांत हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने भारत के पश्चिम उत्तर प्रांत को जीत लिया ना, तो इस क्षेत्र को उन्होंने अपना 20वां प्रांत बनाया। क्या बनाया? 20वां प्रांत बनाया। समझ में आया? मतलब कि जब उन लोगों ने भारत के इस पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो ईरान ने, इस डेरियस प्रथम ने अपने इस भारत के क्षेत्र को अपना 20वां राज्य बना लिया, है ना। और इस 20वें राज्य से उसको इतने धन की प्राप्ति हुई ना, इतने धन की प्राप्ति हुई कि वो इस एरिया को पूरी तरह से उसने लूट कर रख दिया, है ना। क्या किया उसने? पूरी तरह से लूट कर रख दिया। अगर हम बात करें ईरानी मुद्रा के बारे में तो ईरानी मुद्रा के अनुसार इसको 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा मिली। कितनी मिली? 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्रा मिली। केवल उसको कहां से? इस भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र से। समझ में आया? तो भारत का जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र था ना, वो इतना इंपॉर्टेंट था कि ईरानियों ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया।
इसकी वजह क्या थी कि यहाँ पर जो था ना कमजोर शासन था, ठीक है ना। ईरानियों के हखमनी वंश ने यहाँ पर क्या किया, आक्रमण किया, और भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था, साइरस द्वितीय ने किया था, और लेकिन वो कैसा हुआ, असफल हो गया था। लेकिन डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया और वो कैसा हो गया, सफल हो गया, और उसने भारत के पश्चिम उत्तर वाले क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, और उसे अपना कौन सा 20वां प्रांत बना लिया। कौन सा 20वां प्रांत, मतलब क्या बना लिया, उसको अपना 20वां प्रांत बना लिया। इस राज्य से उसको इतना फायदा हुआ ना कि उसको ईरानी मुद्रा के अनुसार 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं उसको प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। परंतु क्या हुआ, जैसे जैसे ये इस एरिया में अपने प्रभाव को बढ़ाते गए, लेकिन क्या हुआ, ईरान में इस हखमनी वंश का क्या हो गया, पतन हो गया। क्या हो गया, इसका पतन हो गया। मतलब जब ईरान में ही इस वंश का नाश हो गया, इस वंश का पतन हो गया, तो जाहिर सी बात है इस एरिया में इसकी पकड़ कैसी पड़ने लगी, कमजोर पड़ने लगी, और अंत में भारत से भी हखमनी वंश का क्या हो गया, पतन हो गया, ठीक है ना। तो ये थे ईरानी आक्रमण, जिसके कुछ बिंदुवार मैंने आपको चीजों को समझा दिया है ना, समझ में आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि भारत पर सबसे पहले किस वंश ने आक्रमण किया, तो आप बता सकते हो कि हखमनी वंश ने किया था। वो कहाँ रहते, मतलब वो कहाँ का वंश था, तो ईरान का वंश था, ठीक है ना। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला कौन था, तो साइरस द्वितीय था। कौन था, साइरस द्वितीय था। लेकिन वो क्या हुआ, खाली हाथ लौटना पड़ा उसको, असफल हो गया। लेकिन सफल आक्रमण किसने किया, डेरियस प्रथम, इतिहास में उसको दारा प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और उसने क्या कर दिया, भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर कब्जा करके उसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। तो अब आक्रमणों की क्रमवार संरचना में मैंने आपको ईरानी आक्रमण के बारे में विस्तृत रूपरेखा बता दी है। अब हम किसकी बात करेंगे, यूनानी आक्रमण की, ठीक है ना। हम किसकी बात करेंगे, यूनानी आक्रमण की बात करेंगे। समझ में आया। तो अब जो हम इस किसकी बात करेंगे, यूनानी आक्रमण की। बंद कर दे। भारत पर विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में मैंने आपको किसके बारे में, ईरानी आक्रमण के बारे में आपको बता दिया था। अब किसकी बात करना है अपन को, अब अपन को बात करना है यूनानी आक्रमण के बारे में। किसके बारे में बात करना है, यूनानी आक्रमण के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, यूनानी आक्रमण के समय एक बात आती है इसमें कि 329 बीसी में, मतलब एक यूनान का जो एक शासक था ना, उसका क्या नाम था, उसका नाम था फिलिप। क्या नाम था उसका, फिलिप, है ना। फिलिप था, यूनान का एक शासक था जिसका क्या नाम था, फिलिप था। फिलिप क्या था, वो लगभग 359 बीसी में, लगभग 359 बीसी में, 359 बीसी में कहाँ का, मकदूनिया का शासक बनता है। बातों को समझना कि 300 यूनान का एक शासक था, कहाँ का था, यूनान का एक शासक था, यूनान का एक शासक था, क्या था, शासक था जिसका नाम था फिलिप। फिलिप 359 बीसी में मकदूनिया का, कहाँ का, इस मकदूनिया का शासक बनता है, ठीक है ना। उसका एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सिकंदर। क्या नाम होता है इसका, सिकंदर। अलेक्जेंडर जो भी था, मतलब इसका क्या नाम होता है, सिकंदर नाम होता है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि फिलिप की ना 329 बीसी में क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। समझ में आया। आप चीजों को समझना, यूनान का एक शासक था कौन, फिलिप। फिलिप 359 बीसी में मकदूनिया का क्या बनता है, शासक बनता है, राजा बनता है। इस फिलिप का एक लड़का था जिसका नाम क्या था, सिकंदर, है ना। सिकंदर उनका एक लड़का था,
और 329 बीसी में क्या हुआ, इस फिलिप की हत्या कर दी गई। क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। अब बातों को समझिए, जब इसके पिताजी की जब हत्या हुई तो इसका सिकंदर की जो उम्र थी वो कितनी थी, 20 वर्ष थी। कितनी थी, 20 वर्ष थी। और 20 वर्ष की उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में वो क्या हुआ, ये सिकंदर मकदूनिया का क्या बना, मकदूनिया का शासक बना। आया समझ में। यानी कि मैं आपसे बताना चाहता हूं कि यूनान का एक शासक था जिसका नाम था फिलिप। फिलिप को 359 बीसी में मकदूनिया का राजा बना दिया जाता है और 329 बीसी में उसकी हत्या हो जाती है। फिलिप का एक राजा होता है सिकंदर। सिकंदर 20 वर्ष, जब उसके पिता की मृत्यु होती है तो उसकी उम्र कितनी होती है, मात्र 20 वर्ष की होती है। और 20 वर्ष की उम्र में वो मकदूनिया का शासक बन जाता है। ठीक है ना। अब बात आती है यहां पर 326 बीसी में जो सिकंदर होता है, जो 326 बीसी है ना, तो उसमें यह सिकंदर भारत पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। आया समझ में। 326 बीसी में जो सिकंदर था उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। पहले ईरान पड़ता है, उसके बाद क्या पड़ता है, यूनान पड़ता है ना। तो सिकंदर ने क्या किया, 326 बीसी में भारत पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और क्या होता है देखिए, और यहां पर जब सिकंदर ने यहां पर आकर आक्रमण किया ना, तो एक यहां पर पर्वत होता है, एक पर्वत है। इस पर्वत को हम क्या बोलते हैं, हिंदू कुश पर्वत। क्या बोलते हैं इसको, हिंदू कुश पर्वत बोलते हैं। इस पर्वत का नाम क्या है, हिंदू कुश पर्वत। क्या नाम आता है, हिंदू कुश पर्वत है। यानी कि 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत के हिंदू कुश पर्वत को पार करके, भारत, ये जो हिंदू कुश पर्वत है ना, हिमालय का ही भाग है। समझ में आया ना। तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, हिंदू कुश पर्वत को पार किया और हिंदू कुश पर्वत को पार करने के बाद उसको एक क्षेत्र मिला। यहां पर एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, तक्षशिला। क्या नाम है, तक्षशिला नाम है। क्या नाम है, तक्षशिला। जो तक्षशिला का जो शासक था उसका नाम था आम्बी। क्या नाम था, आम्बी। जब आम्बी को पता था कि वो सिकंदर के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, इसीलिए आम्बी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। आ गया समझ में। यानी कि जब सिकंदर ने तक्षशिला पर आक्रमण किया तो वहां के शासक जो था आम्बी, उसने उनके सामने घुटने टेक दिए और अपना क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है ना। अब जब तक्षशिला को सिकंदर ने जीत लिया तो सिकंदर की एंट्री होती है पंजाब में, उस समय के अविभाजित पंजाब में। समझ में आया। तो पंजाब में जब इसकी एंट्री होती है तो वहां का जो राजा था उसका नाम क्या था, पोरस। क्या नाम था, पोरस। पोरस और सिकंदर की युद्ध होता है। क्या होता है, पोरस और सिकंदर का क्या होता है, युद्ध होता है। पोरस और सिकंदर का क्या होता है, युद्ध होता है। क्या होता है, इसका युद्ध होता है। और इस युद्ध को, जो पोरस और सिकंदर का जो लड़ाई होती है ना, वो कहां पर होती है, झेलम नदी के किनारे। कहां होती है, झेलम नदी के किनारे। आया समझ में, कहां होती है, झेलम नदी के किनारे। इसीलिए इस युद्ध को झेलम युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, झेलम युद्ध भी बोलते हैं। आया समझ में। जो पोरस और सिकंदर की जो लड़ाई हुई ना, वो कहाँ हुई, झेलम नदी के किनारे हुई। इसीलिए इस युद्ध को क्या बोलते हैं, झेलम युद्ध भी बोलते हैं, है ना। इस युद्ध को और क्या बोला जाता है, तो इस युद्ध को और बोला जाता है हाइडे स्पेस। क्या बोला जाता है, हाइडे स्पेस युद्ध भी कहा जाता है। समझ में आया, क्या कहा जाता है, हाइडे स्पेस युद्ध भी कहा जाता है। तो ये था सिकंदर का, यूनानी जो थे ना उनका आक्रमण था। ठीक है। आक्रमण हो जाने के बाद क्या हुआ, उसने भारत में मतलब भारत में क्या हुआ, वो जब उसने पोरस को भी क्या कर दिया, पोरस को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया। पोरस को क्या किया, हरा दिया। तो क्या हुआ, उसकी सेना आगे की तरफ बढ़ी। उसकी सेना जब आगे की तरफ बढ़ी तो यहाँ पर एक क्या है, व्यास नदी है। क्या है, एक व्यास नदी है। यहाँ पर दरअसल एक व्यास नदी है। इस व्यास नदी को उसकी सेना ने पार करने से मना कर दिया, है ना। मतलब ये हुआ
कि जो सिकंदर की सेना थी उसने सिकंदर से बोला कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, सिकंदर ने लाख समझाया अपनी सेना को कि हम बहुत करीब हैं किसके, विजय के, लेकिन उसकी सेना ने बिल्कुल मना कर दिया, बोली हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। क्या करेंगे, हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। इस तरह से क्या हुआ, लगभग 325 बीसी में जो है ना, 325 बीसी में जो था सिकंदर यहां से लौट गया, है ना। जब जाहिर सी बात है, जब सेना में आगे नहीं जाएगा तो लड़ाई कैसे होगा, है ना। सेना ने व्यास नदी को पार करने से साफ मना कर दिया, बोले हम पार नहीं करेंगे, आपको जाना है जाओ। तो सिकंदर अकेले जाके क्या करता, यहाँ मगध राज्य जो फैला हुआ था ये तुरंत थूड़-थाड़ देता उसको। इसीलिए क्या हुआ, सिकंदर भी 325 बीसी में भारत से लौट गया। अब क्वेश्चन उठता है, भारत में वो कितने दिन रहा, तो भारत में वो मात्र 19 महीने रहा। कितने महीने रहा, 19 महीने रहा। समझ में आया, भारत में वो कितने महीने रहा, 19 महीने रहा। और 19 महीने रहने के बाद जब वो भारत से गया तो उसका समय क्या था, 325 बीसी। क्या था समय, 325 बीसी। लेकिन 323 बीसी में 323 बीसी में बेबीलोन नाम की जगह पर, जगह का नाम क्या है, बेबीलोन, बेबीलोन नाम के जगह पर सिकंदर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। आया समझ में, मेरे कहने का मतलब ये था कि 323 ईस्वी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है ना। तो ये था भारत पर विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में पहला ईरानी आक्रमण, दूसरा यूनानी आक्रमण। समझ में आ गया होगा, ठीक है। 326 बीसी में सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके भारत पर अटैक किया और किसको जीत लिया, तक्षशिला को जीत लिया। वहां का जो शासक था आम भी, उसने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर की सेना उससे भी आगे बढ़ी, पंजाब में घुस गई। पंजाब का राजा था पोरस, पोरस और सिकंदर का युद्ध हुआ। ये युद्ध कहाँ हुआ था, ये युद्ध झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं, इस युद्ध को झेलम का युद्ध कहते हैं। इसको और कौन सा युद्ध कहते हैं, हाइड्रोस्पेस का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोस्पेस का युद्ध कहते हैं। समझ में आया। उसके बाद क्या हुआ, 325 बीसी में उसकी जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। कौन सी नदी को, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर ने लाख समझाया फिर भी उसकी सेना नहीं मानी और वो उल्टे पांव वापस लौट गई। उनको देखकर सिकंदर भी बोला कि अब मैं भी भारत में नहीं रहूंगा। और 325 बीसी में 19 महीने रहने के बाद 325 बीसी में सिकंदर वापस अपने यूनान की तरफ लौट गया। लेकिन 323 ईस्वी में बेबीलोन नाम की जगह पर सिकंदर की हत्या कर दी गई। चलिए दोस्तों, ये था अपना भारत पर विदेशी आक्रमण की श्रृंखला में ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण। अगला जो वीडियो आएगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।